Myself, Dr. Sushma Jain, Associate Professor Chemistry, Government Dungar College, Bikaner. I shall discuss about disconnection approach. This topic is in our MSc Final Chemistry syllabus, paper 8th, Unit 3rd. पहले हम देखेंगे कि हमें डिस्कनेक्शन अप्रोच की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे डेली लाइफ में बहुत अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं। वो कंपाउंड हैं जैसे पॉलीमर है, ड्रग्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं और भी कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं और इनकी सिंथेसिस में कई सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। तो हमें इन कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए एक मेंटल अप्रोच की रखनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच। इस अप्रोच में हमें जिस कंपाउंड को सिंथेसाइज करना होता है उसे हम स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक करते हैं और फिर सिंथेसिस करते वक्त उन स्मॉल फ्रेगमेंट्स को जोड़कर लार्ज मॉलिक्यूल प्राप्त करते हैं। सिंथेसिस करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे जो हम सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल ले रहे हैं वो सिंपलेस्ट हो, मोस्ट इजीली अवेलेबल हो और साथ ही चीपेस्ट हो। जो हम प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोसीजर में लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स हो ताकि टाइम कंज्यूमिंग कम से कम हो। साथ ही जो यील्ड है वो हमें हाईएस्ट यील्ड प्राप्त हो सके, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है। और साथ ही साथ ये भी देखना होता है कि प्रोसीजर के दौरान अगर कोई हार्मफुल बाय प्रोडक्ट मिल रहा है तो और अगर यदि हमारे पास दूसरी प्रोसीजर भी अवेलेबल है तो जिस प्रोसीजर में हार्मफुल बाय प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोसीजर को हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है और हमें दूसरी प्रोसीजर लेनी होती है जिसमें कि हार्मफुल बाय प्रोडक्ट हमें प्राप्त ना हो। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल जो कि फीवर में काम में आने वाली ड्रग है। ये इसको बनाने के लिए हम पेरा हाइड्रोक्सी एनिलीन लेते हैं और एसिटाइल क्लोराइड एज ए रिएक्टेंट लेते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पैरासीटामोल बनता है और एक बाय प्रोडक्ट मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी पैरासीटामोल को हम दूसरी प्रोसीजर से भी बना सकते हैं कि अगर हम पेरा हाइड्रोक्सी एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कर दें तो हमें पैरासीटामोल प्राप्त होता है और साथ ही हमें बाय प्रोडक्ट प्राप्त होता है एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है। तो अगर हम पहले नंबर की प्रोसीजर काम में लाते हैं जिसमें कि HCl एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमें बहुत अधिक प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, हमें हैंडलिंग में बहुत अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। इसलिए हम पहली वाली प्रोसीजर को काम में ना लाते हुए सेकंड वाली प्रोसीजर को काम में लाएंगे जिसमें कि हमें एसिटिक एसिड एज ए बाय प्रोडक्ट प्राप्त होता है और एसिटिक एसिड चूंकि वीक एसिड है तो हमें हैंडलिंग के वक्त प्रिकॉशन रखने की कम से कम आवश्यकता पड़ेगी। डिस्कनेक्शन अप्रोच को हम रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस भी कहते हैं। रिट्रो मीन्स रिवर्स एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन। रिवर्स जो प्रिपरेशन है उस वही डिस्कनेक्शन अप्रोच है, वही रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस है। जब हम डिस्कनेक्शन अप्रोच को डिस्कस करते हैं तो हमें कुछ टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना होता है, उनको समझना पड़ता है और उन्हीं की लैंग्वेज में हमें बात करनी होती है। तो पहली जो टर्म है वो है टारगेट मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जो कि हमें सिंथेसाइज करना है उस मॉलिक्यूल को ही हम डिस्कनेक्ट करके देखते हैं और उस मॉलिक्यूल को ही हम कहते हैं टारगेट मॉलिक्यूल। दूसरी टर्म है डिस्कनेक्शन एन इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग बाय विगली लाइन इज कॉल्ड डिस्कनेक्शन एंड थर्ड है रिट्रोसिंथेटिक एरो।
एक जो डबल लाइन एरो है इसको हम बोलते हैं रिट्रोसिंथेटिक एरो। सिंथोन, सिंथोन जब हम डिस्कनेक्शन करते हैं तो डिस्कनेक्शन के उपरांत हमें जो फ्रेगमेंट प्राप्त होते हैं वो पॉजिटिव फ्रेगमेंट होते हैं और नेगेटिव फ्रेगमेंट होते हैं। इन दोनों फ्रेगमेंट को हम एनायन केटायन भी कह सकते हैं, लेकिन डिस्कनेक्शन अप्रोच जब हम पढ़ते हैं तो हम इन्हें एनायन केटायन ना बोलकर सिंथोन कहते हैं। जनरल लैंग्वेज हमारी सिंथोन है इसमें, डिस्कनेक्शन अप्रोच में। नेक्स्ट जो टर्म है सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ए रियल कंपाउंड्स कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ सिंथोन, यानी जो कंपाउंड्स सिंथोन को प्रोवाइड करते हैं वो कंपाउंड्स कहलाते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये सभी टर्म्स को हम एक एग्जांपल्स के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक एस्टर लिया है, क्योंकि इस एस्टर को हमें सिंथेसाइज करना है तो हम इसी एस्टर को डिस्कनेक्ट करके देखेंगे, इसको ब्रेक करके देखेंगे, तो यही हमारा टारगेट मॉलिक्यूल होगा जिसको हमें सिंथेसाइज करना है, तो उसी को हम ब्रेक करके देख रहे हैं। ये टारगेट मॉलिक्यूल है और ये पॉइंट ऑफ डिस्कनेक्शन है। इस जगह से हम विगली लाइन के द्वारा डिस्कनेक्शन कर रहे हैं। ये रिट्रोसिंथेटिक एरो। डिस्कनेक्शन के बाद हमें दो फ्रेगमेंट प्राप्त होंगे, एक पॉजिटिव फ्रेगमेंट और दूसरा नेगेटिव फ्रेगमेंट। इन दोनों फ्रेगमेंट को हम कहते हैं सिंथोन। इन सिंथोन में जो पॉजिटिव फ्रेगमेंट है उस पर अगर हम कोई नेगेटिव पार्ट जैसे कि क्लोरीन हम लगा दें यहाँ पर, तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इसी तरह से जो नेगेटिव पार्ट है उसमें अगर हमने पॉजिटिव पार्ट लगा दिया यहाँ पे ऑक्सीजन पर, तो जो कंपाउंड बनेगा उसे भी हम कहेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये जो कंपाउंड्स हैं ये RCOCl इस RCO प्लस को प्रोवाइड करेगा रिएक्शन के दौरान और RCH2OH RCH2O माइनस को प्रोवाइड करेगा रिएक्शन के दौरान। तो इन दोनों को हम कहेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब हमें डिस्कनेक्शन करते वक्त किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हम कैसे डिसाइड करना है। यहाँ पर ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है, यहाँ पर हम देखेंगे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। यहाँ पर कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो कार्बन पर आएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और हमें इस तरह से दो सिंथोन प्राप्त हो जाएंगे। और इनको प्रोवाइड करने के लिए जो कंपाउंड है वो ये दो हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब जब हम डिस्कनेक्शन करते हैं तो हमें कुछ गाइडलाइंस का भी ध्यान करना होता है। फर्स्ट गाइडलाइन है रिकॉग्नाइज द फंक्शनल ग्रुप। हमें फंक्शनल ग्रुप को रिकॉग्नाइज करना होता है कि टारगेट मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कनेक्शन कहाँ से होना चाहिए, वो सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना होता है। जैसे यहाँ पर ये COO ये यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है और हमारा डिस्कनेक्शन का पॉइंट ये है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, हम यहाँ पर इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। सेकेंड जो गाइडलाइन है वो ये है कि अगर कोई कंपाउंड दो पार्ट से मिलकर बना है और वो दो पार्ट्स हेटेरो एटम के द्वारा जुड़े हैं, तो हमें डिस्कनेक्शन इस प्रकार से करना है कि डिस्कनेक्शन नेक्स्ट टू हेटेरो एटम है। जैसे यहाँ पर क्लोरबेंसाइड एक एक्रेसाइड है जो कि टिक्स और माइट्स को मारने के काम में आता है। यहाँ पर हेटेरो एटम है सल्फर, तो हमें डिस्कनेक्शन नेक्स्ट टू हेटेरो एटम यानी सल्फर के आगे करना। और यहाँ ये विगली लाइन से शो किया हुआ है, ये विगली लाइन से यहाँ पर डिस्कनेक्शन किया और हमें यहाँ पर दो सिंथोन प्राप्त हुए। दो सिंथोन प्राप्त होने में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ध्यान में रखते हुए कार्बन से अधिक सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमें एक पॉजिटिव सिंथोन मिल गया और दूसरा नेगेटिव सिंथोन। इन जनरल हम इनको सिंथोन कहेंगे। अब इन सिंथोन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त करने के लिए हम पॉजिटिव पार्ट पर कोई नेगेटिव एटम लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव पर मैंने Cl लगा दिया, हमें Br भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर। तो पॉजिटिव पार्ट पर हम कोई नेगेटिव पार्ट लगाते हैं और नेगेटिव एटम जैसे यहाँ सल्फर S माइनस है, S माइनस पर हमने पॉजिटिव पार्ट प्रोटॉन लगा दिया और सिंथेटिक इक्विवेलेंट
प्राप्त कर लिया। इस तरह से इन दोनों सिंथोन के लिए ये और ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। प्रोसीजर के दौरान ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट इन सिंथोन को जनरेट करेंगे। तो दूसरा हमारा गाइडलाइन यही है कि अगर कोई कंपाउंड दो पार्ट से मिलकर बना है और दोनों पार्ट सल्फर एटम से जुड़े हैं तो हमें नेक्स्ट टू हेटेरो एटम डिस्कनेक्शन करना है। नेक्स्ट जो गाइडलाइन है कि डिस्कनेक्शन हमें इस तरह से करना है कि नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग नहीं हो। जनरली हम प्रायोरिटी में ये लेते हैं कि नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग हमें डिस्कनेक्शन नहीं करना है। जैसे इसी एग्जाम्पल में क्लोरबेंजाइड में हम डिस्कनेक्शन यहाँ से भी कर सकते थे और यहाँ से डिस्कनेक्शन करते तो यहाँ पर नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग हो जाता है यहाँ पर, और एरोमेटिक रिंग होने पर हमको यहाँ पर दो सिंथोन प्राप्त होंगे। यहाँ पर कार्बन से सल्फर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सल्फर पर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये हमें दो सिंथोन प्राप्त होंगे। इन सिंथोन को जनरेट करने के लिए इस प्लस वाले पार्ट पर हमको नेगेटिव एटम Cl लगा दिया और सल्फर S माइनस पर हमने प्रोटॉन लगाया और सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हो गया। लेकिन इन दोनों को जोड़कर हमें ये टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त करना कठिन होता है, इसलिए हम इस वाले प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं करते। इसीलिए हम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग हम कभी भी प्रायोरिटी में नहीं लेते कि हम डिस्कनेक्शन करें। डिस्कनेक्शन हम इस तरह से करेंगे कि नेक्स्ट टू हेटेरो एटम हो, यानी पॉइंट ऑफ डिस्कनेक्शन इस सल्फर और इस कार्बन के बीच में हो। और जब हम सिंथेसिस करेंगे तो पहले वाले डिस्कनेक्शन से हमने यहाँ पर ये कंपाउंड लिया सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो हमारे डिस्कनेक्शन से मिलता है, वही हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा और ये कंपाउंड मिलकर हमें बना देंगे ये क्लोरबेंजाइड। 3 गाइडलाइंस आपको बता दी है। नेक्स्ट 2 गाइडलाइंस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।